मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शुक्र देव अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो फिर जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र जब किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में नवे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के नवम भाव के बारे में जानना होगा। नवम भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। और शुक्र के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनका ज्योतिष में क्या रोल है, उसको समझेंगे। फिर दोनों के कारकत्वों और सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करके हम क्या फल आ सकता है उसको देखेंगे, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का नवम भाव एक त्रिकोण स्थान है जो कि धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव ये तीनों मिलकर के धर्म त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जिसमें लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये तीनों मिलकर लग्न और पंचम भाव और नवम भाव मिलकर के धर्म त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे शुभ और सबसे बलवान नवम भाव होता है। नवम भाव से हम किसी व्यक्ति का भाग्य का विचार करते हैं। कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, कितना भाग्य लेके वो जन्मा होगा, कितना जीवन में फॉर्चुनेट होगा वो व्यक्ति, कितना फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा, इसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव का मजबूत होना, बलवान होना इस बात का संकेत है कि जातक को जीवन में भाग्य उसका कदम कदम के साथ देगा, जिसका मतलब यह होता है कि जीवन में सफलताओं के लिए बहुत कड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए नवम भाव का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जातक के फॉर्च्यून को बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, धार्मिक गतिविधियों का विचार करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जातक के रिलीजियस बिलीफ का विचार करते हैं। जातक कितना धार्मिक होगा, उसका रिलीजियस एक्टिविटीज में कितनी रुचि होगी, ईश्वर में कितनी आस्था होगी, ईश्वर में कितनी समर्पण होगी, ईश्वर में कितना समर्पण होगा, पूजा पाठ कर्मकांड जैसे विषयों में उसकी कितनी रुचि होगी, जातक का धार्मिक पक्ष कितना बलवान होगा। इस चीज के विचार के लिए हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। यहां पे धर्म का तात्पर्य सिर्फ रिलीजन से नहीं है, यहां पे धर्म का तात्पर्य ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है कि जातक ये जो जीवन रूपी रंगमंच में हर व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, उसमें जो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसका दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसके कर्तव्य का निर्वहन करेगा कि नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों का वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा। इसके लिए भी हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं, क्योंकि धर्म स्थान है। धर्म का एक तात्पर्य तो हो गया रिलीजन, और दूसरा ये हो गया कि जो उसके लाइफ में जो रोल्स हैं उनको, जो उसके प्रति जो दायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा। इसके लिए हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव से हम हायर लर्निंग का विचार करते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय एजुकेशन का विचार करते हैं। चाहे आप उस एकेडमिक लेवल पे देखें तो जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो डिग्रीज होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन होती है, उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। MBBS है, MSc है, MCA है, MBA है, मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ये तो हमने बात की एकेडमिक लेवल की। और अगर हम अदर देन एकेडमिक लेवल की भी बात करें तो हायर लर्निंग का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तीर्थ यात्राओं, पिलग्रिमेज, दार्शनिक स्थलों का विचार कुंडली के हम नवम भाव से करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं।
जातक के ऊपर ईश्वर की कृपा, गॉड की ब्लेसिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके लिए कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉ का, कानून का विचार, क्योंकि धर्म का स्थान है, इसीलिए नीति, हाई मोरल वैल्यूज, इथिकल कंडक्ट, हाई इथिकल वैल्यूज, हाई इथिकल नॉर्म्स, नैतिकता का उच्च नैतिक स्तर का ज्ञान हम लोग कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों का, हाई मोरल वैल्यूज का, हाई एथिकल वैल्यूज को हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। जातक का इथिकल कंडक्ट कैसा होगा, मोरल कंडक्ट कैसा होगा, उसके लिए हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। नैतिकता का स्थान है, मर्यादा का स्थान है। कुंडली के नवम भाव से हम जातक के गुरुओं का विचार करते हैं। गुरु समान जो लोग हैं, टीचर समान जो लोग हैं, उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। टीचर, शिक्षक, गुरुओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में शुक्र की बात करें तो कुंडली में शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शुक्र को इस आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए, आज के युग को ध्यान में रखते हुए शुक्र का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु है और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु है। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, धार्मिकता, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजों को शो करते हैं, और शुक्र भी जातक को ज्ञान वगैरह सारी चीजें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन कोई भाई दैत्यों को धर्म कर्म से तो मतलब तो था नहीं, तो अपने इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखता था, अपने हितों, अपने सुख भोग का ख्याल रखता था। भाई शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो ये क्या करते हैं, ज्ञान तो प्रदान कर ही सकते हैं, साथ ही साथ लाइफ में मिलने वाली सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट, सभी प्रकार के भौतिक सुखों के संबंधित सुख सुविधाओं का विचार, सारी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को हम कुंडली में जातक जीवन में कितनी मात्रा में पाएगा और कितना उनको एंजॉय कर पाएगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह हैं। अमोद प्रमोद, भोग विलास, आनंद, प्लेजर, एंजॉयमेंट, इस चीज के कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र से पता चलता है जातक की लाइफ जातक के अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा लग्जरीज और कंफर्ट प्राप्त करेगा, कितना ज्यादा मात्रा में पाएगा, कितना उनका उपभोग कर पाएगा। वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं जो जातक को जीवन में सुख पहुंचाती, आराम पहुंचाती, आनंद देती है, उन सब सारी चीजों को जो नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी है वो शुक्र की है। तो अगर शुक्र कुंडली में मजबूत है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो जातक को अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित वस्तुएं, लग्जरीज और कंफर्ट जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, उसका अच्छा वो सुख भोग पाता है और सारी चीजें अच्छी मात्रा में प्राप्त कर पाता है। जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, कैमरा, मोबाइल, वो सारी चीजें जो जातक को जीवन को सुखी पहुंचाती है, उसको आनंद पहुंचाती है, वो सारी चीजें को नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी शुक्र की है। शुक्र का स्ट्रॉन्ग और बलवान और फेवरेबल होना सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति का इंडिकेशन है और उनके आनंद सुख भोग का इंडिकेशन है। तो शुक्र कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी, कम संघर्ष, कम प्रयास करना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएंगी और अच्छी मात्रा में मिल जाएंगी। और वहीं शुक्र कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, तो सभी प्रकार की भौतिक सुखों से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगी, अल्प मात्रा में मिलेंगी। उनका जातक फुल एंजॉय नहीं कर पाएगा, आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि शुक्र आनंद और प्लेजर के कारक ग्रह है। तो शुक्र आज के युग को ध्यान में रखते हुए, लग्जरीज और कंफर्ट को प्राप्त करने को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है कि जातक को वेल्दी एंड प्रॉस्पर बनाते हैं।
शुक्र कला के कारक ग्रह है। तो अगर जातक के पास किसी प्रकार की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, जातक के पास कितनी क्रिएटिविटी होगी, कितनी कलात्मकता होगी, कितनी रचनात्मकता होगी, कितनी सृजनात्मकता होगी, इसके लिए कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। जातक के पास किसी प्रकार का, क्योंकि कला के कारक शुक्र है, तो किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर क्या जातक के पास है, होगा कि नहीं होगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। जातक का जीवन कितना सुखी रहेगा। देखिए, अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो शुक्र का सीधा संबंध है सुख और भोग के साथ। कितना सुख पाएगा और कितना उसका सुखों से संबंधित चीजें कितनी प्राप्त करेगा और कितना उनको भोग पाएगा, ये सीधे तौर पर कुंडली में शुक्र है। कितने आनंद के साथ जातक का जीवन बीतेगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। पुरुषों में वीर्य के कारक है, सीमेन के कारक है, और स्त्रियों के केस में जो अंडे बनते हैं, एक फॉर्मेशन होता है, उसके कारक ग्रह शुक्र है। तो किसी व्यक्ति के पास उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कैसी है, उसकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसी है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। जातक की सेक्स लाइफ को कुंडली में शुक्र से देखा जाता है। मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ को जातक कितना एंजॉय कर पाएगा, वैवाहिक सुख को कितना आनंद ले पाएगा, कितना भोग उसको कर पाएगा, इसके लिए कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। इस स्पाउस कैसा होगा, मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, अच्छी मैरिज लाइफ जाएगी, तनावपूर्ण मैरिज लाइफ जाएगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और मेनली मेल साइड पे, पुरुषों के साइड पे तो विशेष महत्व है, क्योंकि मेल की कुंडली में शुक्र स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक की वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर हम तो जातक के जो स्पाउस का व्यक्तित्व है कैसा होगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। मैरिटल लाइफ जातक कितना एंजॉय कर पाएगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। देखिए, अब शुक्र की अगर हम राशियों की बात करें तो शुक्र की अपनी खुद की दो राशि है, वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो शुक्र की एक राशि वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में, जो कि धन का स्थान है, इस कुटुंब का स्थान है, इसीलिए शुक्र को धन और रिलेशनशिप का कारक ग्रह कहा गया है। संबंधों को जातक लाइफ में कितना बढ़िया मेंटेन करेगा, कितना बढ़िया मैनेज करेगा, इसके कारक ग्रह शुक्र है। दूसरी तरफ कालपुरुष की जो दूसरी राशि आती है तुला राशि, वो आती है सप्तम भाव में, तो जो कि वैवाहिक जीवन का स्थान है, मैरिटल हैप्पीनेस का स्थान है, जातक के सेक्स लाइफ का स्थान है, व्यापार का स्थान है, संबंधों का स्थान है, रिलेशनशिप का स्थान है। शुक्र रिलेशनशिप के कारक है। जातक की लव लाइफ, जातक की रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। शुक्र शांति प्रिय ग्रह, पीस एंड हार्मोनी के कारक है। तो मैं तो कुछ तो ये तो कारक तत्व शुक्र के हम लोगों ने समझ लिए। और हाँ, देखिए, कुंडली में अगर कारकों की बात करें तो शुक्र के पास कुंडली के चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है और सप्तम भाव का कारकत्व प्राप्त है। चौथे भाव के दो कारक ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, जिसमें शुक्र एक ग्रह है, और पुरुषों के केस में सप्तम भाव के कारक ग्रह है। और मुख्य तौर पर मैरिटल लाइफ कितना जातक एंजॉय कर पाएगा, कितना सुख भोग पाएगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते ही हैं। जातक की फर्टिलिटी कैपेसिटी कैसी रहेगी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसी रहेगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने आज कुंडली में अभी तक शुक्र ग्रह के बारे में समझ लिया, कुंडली के नवम भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। देखिए, आज हमारे चर्चा का विषय है कुंडली में जब शुक्र नवम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये बता दो कि जो हम लोग फलों पर चर्चा कर रहे हैं वह शुक्र के जनरलाइज फलों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र के नवम भाव में जो स्थिति है और उनका जो फल है वह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं रहेगा। नैसर्गिक तौर पर शुक्र एक शुभ ग्रह, फेवरेबल ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है,
लेकिन 12 लग्नों के लिए अलग अलग हम लग्न वाइज बात करें तो हर लग्न के लिए शुक्र का जो रोल है वो अलग अलग है। नैसर्गिक तौर पर तो शुक्र है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुक्र हर लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट हो। किसी लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह होंगे, कारक ग्रह होंगे, और किसी के लिए अकारक और मारक होंगे। तो हर लग्न के लिए जो शुक्र की जो नवम भाव में स्थिति है वह फल अलग अलग लेके आएगी। प्लस कुंडली के नवम भाव में शुक्र किस राशि में स्थित है इस पे भी शुक्र का फल निर्भर करेगा। नवम भाव में अगर शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि, तुला राशि या अपने उच्च राशि के स्थित है, मीन राशि के, शुक्र अपनी अति मित्र राशि में स्थित है या मित्र राशि में स्थित है और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और उस लग्न के लिए कारक ग्रह है तो फल वो किसी और प्रकार का देंगे। लेकिन अगर किसी लग्न के लिए वो अकारक है और नवम भाव में अपनी नीच राशि में है या अस्त है, पापक ग्रहों द्वारा पीड़ित है और उस लग्न के लिए नेगेटिव है, अकारक है, मारक है, अशुभ भावों के स्वामी है, तब कुछ अन्य प्रकार के फल आएंगे। तो यहां जो हम फलों की बात कर रहे हैं मित्रों, वह शुक्र के जनरल फलों की ऊपर बात कर रहे हैं। ये और प्रिसाइज और इक्वेट हो जाएंगे जब हम लगन वाइज अलग अलग देखेंगे। तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब शुक्र नवम भाव में स्थित होंगे तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पे शुक्र के कारकत्वों को, शुक्र के सिग्निफिकेंस को और नवम भाव के कारकत्वों को और नवम भाव के सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करके फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्र भी ग्रहों के मंत्री परिषद में गुरु का दर्जा रखते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु है या दैत्यों के गुरु है, लेकिन है तो गुरु, और इनके पास बल्कि गुरुदेव बृहस्पति की अपेक्षा एक अतिरिक्त ज्ञान इनके पास था। इनके पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। मृत संजीवनी विद्या होती है किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की विद्या। तो इनके पास एक एडिशनल नॉलेज थी, अर्थात जीवनी शक्ति का संचार करने की शक्ति इनके पास थी। किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की शक्ति इनके पास थी, शुक्र ग्रह के पास। देखिए शुक्र गुरु है। अगर किसी लग्न विशेष के, हम यहां पे दोनों तरह के फलों की बात करेंगे। अगर शुक्र नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे तो किस प्रकार का फल देंगे, और किसी लग्न विशेष के लिए और किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव होकर बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। अगर शुक्र कुंडली के नवम भाव में किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, मतलब कारक ग्रह होकर के उस लग्न के लिए, और नवम भाव में चाहे अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अति मित्र राशि में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और शुक्र तब यहां पे चूंकि नवम भाव जो क्या है, हायर लर्निंग का है, उच्च स्तरीय नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, तो ये चूंकि गुरु है तो ये जातक को नॉलेज वगैरह प्रदान करेंगे। जातक नॉलेजेबल हो सकता है, जातक ज्ञानी हो सकता है। यहां बात यह ध्यान रखिएगा कि अगर शुक्र यहां पे, शुक्र पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, उस हिसाब से नॉलेज का सेक्टर अलग अलग हो सकता है। लेकिन जनरली शुक्र क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं, कला के कारक ग्रह हैं, सुंदरता के कारक ग्रह हैं, सौंदर्य के कारक ग्रह हैं। तो शुक्र जब कुंडली के नवम भाव में है और किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर नवम भाव में स्थित है, इनकी स्थिति पॉजिटिव है नवम भाव में, तो जातक के पास किसी प्रकार का कलात्मक गुण हो सकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है, किसी कलात्मक गुण में उसे पारंगत होगा, वो अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि नवम भाव हायर लर्निंग को शो करता है। जरूरी नहीं कि एकेडमिक नॉलेज, अगर हम अदर देन एकेडमिक नॉलेज की बात करें तो जनरली भी जातक के पास जो कलात्मक विधा है उसमें उसको उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त हो सकती है, हायर लर्निंग प्राप्त हो सकती है, उससे परफेक्शन और फिनिशिंग की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, क्योंकि शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते हैं। और नवम भाव क्या है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, उच्च स्तरीय लर्निंग का है। तो जातक के पास, जातक को किसी प्रकार कलात्मक गुण प्रदान कर सकते हैं, आर्टिस्टिक हुनर प्रदान कर सकते हैं, और उसमें भी जातक के पास परफेक्शन हासिल हो जाएगा, फिनिशिंग हासिल हो जाएगी, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में हायर लर्निंग के स्थान पर बैठे हैं, हायर नॉलेज के स्थान पर बैठे हैं। और शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं,
कला के कारक रहे, तो जहाँ तक कुकिंग की स्किल हो सकती है, किसी प्रकार की क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल उसके पास हो सकती है। अच्छा कुकर हो सकता है, टेलर है हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, एक अच्छा ब्यूटिशियन हो सकता है, एक अच्छा ड्रेस डिजाइनर हो सकता है, एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा शेर व शायरी करने वाला हो सकता है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और कलात्मकता को शो करते हैं। तो जब अगर शुक्र कुंडली के नवम भाव में किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो ये सारे रचनात्मक और कलात्मक गुण जातक को प्रदान करेंगे, और उसमें भी उसको जो हुनर है उसके पास, उसमें उसको पारंगत बनाएंगे, परफेक्शन प्रदान करेंगे, फिनिशिंग अच्छी प्रदान करेंगे। जब शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर नवम भाव में बैठते हैं। और यहां से ध्यान रखिएगा, नवम भाव है गुरु का स्थान है, टीचर का स्थान है, शिक्षक का स्थान है। और यहां से गुरु शुक्र जहां बैठते हैं वहां से सप्तम पूर्ण दिशा से अपने से दूर सातवें भाव को देखते हैं। तो यहां पे शुक्र कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे, यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। कुंडली का तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली बात, यहां पे शुक्र जातक को ज्ञान प्रदान करेंगे अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, और विशेषतर वो सारे ज्ञान जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन विषयों, उन कलाओं, उन चीजों का जातक को बड़ा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। अगर कोई महिला है तो उसे बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो सकती है, ड्रेस डिजाइनर हो सकती है, फैशन मॉडल हो सकती है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये गुरु और टीचर का स्थान है, शिक्षक का स्थान है, तो ऐसा जातक जो भी जिस भी प्रकार की उसके पास कला, आर्टिस्टिक स्किल है, पहली बात उसको पारंगत बनाएंगे उस विधा में, और वो उस फील्ड का आगे चल के वो जातक मास्टर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, गुरु हो सकता है। क्योंकि शुक्र सप्तम पूर्ण दृष्टि से कम्युनिकेशन स्थान को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का स्थान है। तो जातक पहले तो नॉलेज एक्वायर करेगा, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल एक्वायर करेगा, हुनर एक्वायर करेगा, कुछ कलात्मक गुण एक्वायर करेगा, और उसमें परफेक्शन हासिल करेगा, फिनिशिंग हासिल करेगा, पारंगत हो जाएगा, और उन चीजों को दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरों लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है। तो जिस प्रकार हम कह सकते हैं ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है उन टीचरों, उन गुरुओं के लिए जो कि किसी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफर है, पहले तो उसने खुद वो स्किल अपने अंदर धारण की, फिर इतना प्रांगत हो गया कि वो खुद उस फील्ड का टीचर हो गया, गुरु हो गया। कोई पेंटर है तो पेंटिंग की उसने स्किल इतनी ज्यादा परफेक्शन हासिल कर ली कि उस विधा को आगे चल के टीचर हो गया। कोई कुकर है, खाना बनाने वाला है, तो उसने उस विधा में इतनी पारंगता हासिल कर ली, इतनी परफेक्शन हासिल कर ली कि खुद वो दूसरे लोगों को सिखाने लगा। क्योंकि यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का स्थान है। जातक जो लर्निंग अपने जीवन में हासिल करेगा उसको बड़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि शुक्र किसी चीज को, अट्रैक्शन को, क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। पहले तो हायर नॉलेज, हायर स्किल अपने अंदर एडॉप्ट करेगा, सीखेगा, फिर उसे वो दूसरों लोगों को सिखाएगा, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल दोनों प्रकार की है, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि चाहे वर्बली जो उसने नॉलेज एक्वायर की है, जो स्किल एक्वायर की है, आर्टिस्टिक स्किल एक्वायर की है, उसको वर्बली लोगों को सिखाए, चाहे वो रिटन मैनर में लोगों को सिखाए। जैसे अगर कोई कवि है तो चाहे वर्बली मौखिक तौर पर वो अपनी रचनाओं को सुनाने वाला हो, या अपनी रचनाओं को लिखित किताबों के माध्यम से, बुक पब्लिशिंग करने के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने वाला हो। शुक्र जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो जातक के अंदर, तो मतलब जातक पहले तो आर्टिस्टिक स्किल एक्वायर करेगा, उसको परफेक्शन प्राप्त करेगा, परफेक्शन हासिल कर लेगा, पारंगत हो जाएगा, फिर आगे चल के उसी विधा में मतलब मास्टरी हासिल कर सकता है, गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है। वो आगे चल के अपनी उस विधा को दूसरे लोगों को सिखाए। शेर व शायरी में एक्सपर्ट हो सकता है, कवि हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है। तो ये कला के लिहाज से, आर्टिस्टिक टैलेंट के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शुक्र जब कुंडली के नवम भाव में होंगे तो क्या है, नवम भाव क्या है, बहुत ही शुभ स्थान है, कुंडली का शुभ स्थान है। और शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली में शुक्र नवम भाव में स्थित होंगे, तो उस भाव के कारकत्व,
उस भाव के सिग्निफिकेंस तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे, प्लस शुक्र के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है, जो नैसर्गिक सिग्निफिकेंस है, वो भी काफी मजबूत हो जाएंगे। जैसे शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहाँ बैठे हैं, नवम भाव, जो कि भाग्य का स्थान है। तो जाहिर सी बात है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के सेक्टर में जातक को भाग्यशाली बना देंगे। मतलब ऐसा जातक वेल्थी होगा, प्रॉस्पेरिटी उसके पास अच्छी खासी मात्रा में होगी, और शुक्र भोग, आनंद, प्लेजर, इंजॉयमेंट को शो करते हैं, अमोद प्रमोद, भोग विलास को शो करते हैं। तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तो उसके पास होगी, उसका वह जीवन में भरपूर आनंद भी ले पाएगा, उन सुखों को भोग भी पाएगा। शुक्र कुंडली में सभी प्रकार की लग्जरी से रिलेटेड चीजें, कंफर्ट से रिलेटेड चीजों का विचार हम कुंडली में शुक्र से करते हैं। घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, वाहन, ज्वेलरी, अलमारी, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, बेड वगैरह सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं का विचार हम कुंडली में शुक्र से करते हैं। तो जब शुक्र कुंडली के नवम भाव, जो कि भाग्य के स्थान में बैठेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया शुभ स्थान है, तो अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक के पास वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं जातक को जीवन में आसानी से मिल जाएंगी, और जातक उनको एंजॉय भी कर पाएगा, उनका प्लेजर ले पाएगा, उनको एंजॉय कर पाएगा। तो मतलब कोई शुक्र वेल्थ, धन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाग्य के स्थान में बैठ गए। तो शुक्र अगर यहाँ पे उच्च के हो जाए या स्वराशि के हो जाए, तो ये सारी चीजें जातक को बड़ी इजीली अपने जीवन में बहुत अच्छी खासी मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त हो सकेंगी। तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जातक को वेल्दी बनाएंगे, प्रॉस्पेरिटी बनाएंगे, प्रॉस्पर बनाएंगे, और घर, मकान, जमीन, जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, मोबाइल, सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें जातक को जीवन में आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, और जातक उनका भोग भी अच्छा से कर पाएगा। कुंडली में शुक्र जब नवम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक को रिलीजियस इंक्लिनेशन देते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र भी गुरु है, और शुक्र जब नवम भाव बैठते हैं, नवम भाव क्या है, धार्मिक गतिविधियों का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, रिलीजियस बिलीफ का है। तो जातक को रिलीजियस इंक्लिनेशन देते हैं, धार्मिक पक्ष की उसका झुकाव बढ़ाते हैं, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और बहुत ही शुभ स्थान पर बैठे हैं। तो जातक को पूजा पाठ में, कर्म कांडों में, धार्मिक विषयों में रुचि वगैरह हो सकती है, लेकिन शुक्र साथ ही साथ भौतिक जीवन को भी शो करते हैं, गृहस्थ जीवन को शो करते हैं। एक जो कहने मतलब एक जो आजकल का जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो जातक का ईश्वर के प्रति आस्था, समर्पण, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रांग होगा, धार्मिक कर्म कांडों में रुचि वगैरह सब होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा जातक बैलेंस बना के चलेगा, सामंजस्य बना के चलेगा, अपने गृहस्थ जीवन को भी जिएगा, अपनी फिजिकल लाइफ को भी जिएगा, भौतिकतावादी भी होगा, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भी उसकी आस्था, समर्पण और रुचि वगैरह होगी, रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह में भी उसकी अच्छी खासी रुचि वगैरह होगी, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सारे विषयों में तो उसकी रुचि होगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने बैलेंस बना के चलेगा, घर परिवार को भी मेंटेन करेगा, अपने गृहस्थ जीवन को मेंटेन करके चलेगा, भौतिक जो सुख है उनको भी प्राप्त करने की चाह में रहेगा, और जो ईश्वर भक्ति का सुख है उसको भी प्राप्त करने की चाह में रहेगा। तो ऐसा जातक बहुत बैलेंस बना करके, बहुत ही सामंजस्य बना करके चलता है, रिलीजियस इंक्लिनेशन भी उसका होता है और भौतिक जीवन के प्रति भी उसका इंक्लिनेशन होता है। तो कह लीजिए कि परफेक्ट व्यक्ति जो कि दोनों प्रकार की, एक रिलीजियस लाइफ और एक भौतिक जीवन की जो लाइफ है, दोनों बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस बनाना जानता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, भगवान की यात्रा करना, भगवान की पूजा पाठ करना, सारी चीजें हैं, जो भी उसका रिलीजन वो फॉलो करता है वो सारी चीजें हैं, रिलीजियस बिलीफ उसका स्ट्रांग होगा, लेकिन ऐसा जातक सन्यासी नहीं होगा। वो गृहस्थ जीवन को जीते हुए, भौतिक जीवन को जीते हुए भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आशा प्रति, कर्म कांडों के प्रति, तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ वगैरह में लीन होगा। देखिए शुक्र क्या है, रिलेशनशिप के कारक ग्रह है, संबंधों के कारक ग्रह है। जरूरी वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, सभी प्रकार के संबंधों के कारक है। तो अपने संबंधों को जातक कितना इफेक्टिवली मैनेज करेगा, कितने बढ़िया ढंग से संबंधों को मेंटेन करेगा, ख्याल रखेगा सबका, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और शुक्र कहां बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव क्या है, धर्म का है,
और धर्म से मैंने बताया था, धर्म से मतलब सिर्फ रिलीजन का नहीं है, धर्म का मतलब है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। लाइफ में जो जहाँ तक को रोल मिले हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जहाँ तक उसका निर्वहन कैसे करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को निभाएगा या उनको छोड़ के हट जाएगा। और शुक्र संबंधों के कारक ग्रह हैं, रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं। शुक्र पीस एंड हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और नवम भाव धर्म का है, ड्यूटीज का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। तो जिसका मतलब क्या निकलता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक लाइफ में उसको अपने संबंधों को, रिलेशनशिप वगैरह को बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रकार के रिश्ते नातों, संबंधों को, रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। और जो भी लाइफ में उसको अपने संबंधों के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति जो उसको रोल मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, अपने सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का, दायित्वों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करने वाला होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला होगा। क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, संबंधों को रिप्रेजेंट करते हैं। बैठे कहाँ पे है, धर्म के भाव में, अर्थात ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी प्रकार के रोल, इस रंगमंच में जो भी उनको रोल मिला है, पति का, लड़के का, पिता का, भाई का, जिस भी प्रकार का उनका रोल है, वो अपने दायित्वों को, अपने कह लीजिए अपने संबंध, अपने जिम्मेदारियों को बहुत ही उनका इफेक्टिवली, उनका अपने सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने वाला होगा, दायित्वों का निर्वहन करने वाला होगा, कर्तव्यों को निभाने वाला होगा। देखिए, शुक्र क्या है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और नवम भाव क्या है, गुरु का है, टीचर्स का है, गुरु समान जो व्यक्ति है उनका है। तो ऐसा व्यक्ति, अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों का आदर करने वाला, जो गुरु समान या शिक्षक समान जो लोग हैं उनका बहुत ही आदर और रिस्पेक्ट करने वाला होगा। और अपने रिश्ते नातों में बड़ा अच्छा सामंजस्य मेंटेन करेगा। शुक्र पीस एंड हार्मोनी के कारक ग्रह है। अपनी जो रिश्ते नाते हैं, रिलेशनशिप वगैरह हैं, उनमें बड़ा ही क्रिएटिवली रोल प्ले करेगा, बड़ा ही रचनात्मक रोल प्ले करेगा। अपने संबंधों में मधुरता का भाव, सामंजस्य का भाव बहुत अच्छा रखेगा, अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रहों के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है। देखिए, शुक्र स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इन पुरुषों के साइड में सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं, तो स्पेशली मेल केस में वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुक्र बैठे कहां पे है, नवम भाव भाग्य के स्थान में, जिसका मतलब यह होता है कि जिन भावों का स्वामित्व लेके नवम भाव में बैठेंगे, उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस तो मजबूत हो ही जाएंगे, प्लस शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो भी मजबूत हो जाएंगे। शुक्र स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस कुंडली में शुक्र यहाँ पे जब भाग्य के स्थान में बैठे हैं और पॉजिटिव के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शाता है कि जातक को स्पाउस अच्छा मिलेगा। क्योंकि नवम भाव से हम हाई मोरल वैल्यूज को देखते हैं, उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों को देखते हैं, हाई एथिकल वैल्यूज को देखते हैं, हाई एथिकल नॉर्म्स को देखते हैं। तो अगर शुक्र यहाँ के किसी लग्न विशेष के लिए कारक के नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, शुभ अच्छी राशि में, अच्छी इन्वेस्टमेंट में है, और अच्छा गुरु वगैरह सभी प्रभावित हो जाए, तो जातक का जो स्पाउस होगा हाई मोरल वैल्यूज वाला होगा, हाई एथिकल वैल्यूज वाला होगा। और शुक्र की जो सिग्निफिकेंस है, जो शुक्र के जो कारकत्व हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। मतलब ये स्थिति शुक्र स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, नवम भाव भाग्य का है। तो ये दर्शाता है कि स्पेशली मेल केस कि जब वाइफ आ जाएगी, जब मैरिज हो जाएगी, तो जातक का जो भाग्य का स्तर है, जो फॉर्च्यून का स्तर है, जो फॉर्च्यून का लेवल है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शुक्र स्पाउस के कारक ग्रह है। और नवम भाव में जब बैठेंगे तो ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद जातक के जो भाग्य का स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसके फॉर्च्यून लेवल में वृद्धि हो जाएगी, फॉर्च्यून ज्यादा फेवर करेगा। और देखिए, शुक्र लव एंड रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं, लव प्रेम पक्ष के कारक हैं। और नवम भाव हाई मोरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज को शो करता है, उच्च नैतिक मूल्यों को शो करता है। तो ये और कहीं ना कहीं शुक्र को से हम कुंडली में रिश्ते नातों के प्रति जो लेवल का जो कमिटमेंट है, लेवल ऑफ कमिटमेंट है, किसी रिश्ते नातों के प्रति जातक का समर्पण कितना ज्यादा होगा, डिवोशन कितना ज्यादा होगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो शुक्र बैठे कहां पे है, धर्म के स्थान पे।
उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों के स्थान पर, हाई इथिकल वैल्यूज के स्थान पर। और शुक्र लव एंड रोमांस लाइफ के कारक ग्रह हैं जातक के, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक किसी से प्रेम करेगा तो सच्चा प्रेम करने वाला होगा, ट्रू लवर होगा। तो मतलब जिससे ऐसा जातक प्रेम वगैरह करेगा तो उसमें बहुत ही आदर्श मूल्यों को फॉलो करेगा, बहुत उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों को फॉलो करेगा, और हो सकता है उस प्रेम संबंध को आगे ले जाकर के मैरिज में भी कन्वर्ट कर ले। मतलब अपने प्रेम पक्ष में, अपने लव, अपने रोमांस लाइफ में बहुत उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों को फॉलो करेगा, हाई मोरल कंडक्ट को वो फॉलो करेगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसका स्पाउस भी हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यही दिक्कत हो जाती है इस प्लेसमेंट में, क्योंकि शुक्र जब नवम भाव में स्थित है, नवम भाव शुक्र का है, प्रेम का ग्रह है, लव एंड रोमांस का, और नवम भाव क्या है, धर्म का है, उच्च स्तरीय जो आदर्श हैं, उच्च स्तरीय हाई मोरल वैल्यूज हैं, हाई एथिकल वैल्यूज हैं, हाई मोरल कंडक्ट है, इसको रिप्रेजेंट करता है नवम भाव। और शुक्र रोमांस का कारक ग्रह है, लव लाइफ का कारक ग्रह नवम भाव में बैठे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जातक अपने लव लाइफ, अपनी प्रेम लाइफ में वो चाहता है कि बहुत ऐसा कोई उसका पार्टनर हो जो उच्च स्तरीय मोरल कंडक्ट को फॉलो करने वाला हो, उसका हाई मोरल वैल्यूज हो, उच्च स्तरीय नैतिक मूल्य उसके पास हो, उच्च स्तरीय आदर्श उसके पास हो। मतलब थोड़ा सा ये जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं, लाइफ की जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, उससे ऐसा जाता काफी दूर हो जाता है, और एक कहते थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। जैसे राम सीता की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, कि मतलब एक उच्च स्तरीय की, मतलब जो रिलेशनशिप हो बहुत हाईएस्ट डिवोटेड लेवल की हो। और आजकल के इस युग को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पेयर बहुत ही रेयरली मिलते हैं, तो थोड़ा इन लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि इस तरह के पार्टनर को ढूंढने में इनको काफी टाइम लग सकता है। और वो जो इनकी जो उच्च स्तरीय इमेजिनेशन है, उच्च स्तरीय कल्पना है कि मेरा स्पाउस बहुत ही रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड हो, बहुत ही आदर्श जीवन शैली वाला हो, तो इस प्रकार का स्पाउस उसको ना मिले, या पार्टनर उसको ना मिले, गर्लफ्रेंड या प्रेम पक्ष प्रेम का उसको ना मिले, तो उसको इस सर्च करने में वो काफी समय अपना व्यतीत कर सकता है इस तरह की स्थिति में। तो ये थोड़ा अभी दिक्कत होती है। देखिए शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में है तो जो भी शुक्र के जो कारकत्व है उनको लेकर के जातक जीवन में भाग्यशाली रहेगा, जातक के पास अच्छी फर्टिलिटी पावर रहेगी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता अच्छी रहेगी, क्योंकि पुरुषों के केस में वीर्य और महिलाओं के केस में एक फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शुक्र नवम भाव में बैठे, जिसका मतलब क्या है कि जातक को ये संतान उत्पत्ति करने की क्षमता अच्छी प्रदान करेंगे, जिसका मतलब है कि जातक के पास संतान होगी, ये प्लेसमेंट ये बताती है। अब चूंकि पंचम से पंचम है, इसीलिए जातक को ज्ञान भी प्रदान करेंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, नवम भाव पंचम से पंचम है, उससे उच्च स्तरीय ज्ञान का, तो ये प्लेसमेंट जातक को ज्ञानी बनाने में सक्षम है, संतान प्रदान करने में सक्षम है। अब डिपेंड करेगा कि पंचम भाव पे अगर स्त्री ग्रह का प्रभाव रहा, और पंचम से पंचम नवम, जो नवम भाव है, पंचम से पंचम होने के कारण शुक्र भी एक स्त्री ग्रह है, और पंचम भी अगर स्त्री ग्रह का प्रभाव रहा तो फीमेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र यहां जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे, नवम भाव में बैठेंगे, सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव में देखेंगे। तीसरा भाव भी है हॉबीज एंड स्किल का। ये इस बात को स्किल का ध्यान दीजिएगा, जातक क्योंकि तीसरा भाव क्या है, जातक के सेल्फ एफर्ट को शो करता है, उसकी मेहनत करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जो जातक जीवन में एफर्ट करता है उसमें कितना स्किल्ड है, कितना गुणवान है, ये कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और शुक्र क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को ही रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, और कला के कारक ग्रह भाग्यस्थान में बैठे हैं, तो बाय नेचुरल जातक के पास किसी प्रकार का कलात्मक गुण हो सकता है। यहाँ से सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहे हैं, और तीसरे भाव से हम स्किल वगैरह का विचार करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जातक अपनी किसी ही कलात्मक विधा में, किसी ही रचनात्मक विधा में, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक गुण में उसको पारंगत होगा, क्योंकि स्किल है तीसरे भाव से, हॉबीज एंड स्किल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी शुक्र की दृष्टि आना इस बात को भी कंफर्म कर देता है कि जातक बहुत ही रचनात्मक गुणों से लैस होगा, क्रिएटिविटी उसके पास बहुत होगी, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक, रचनात्मक, कलात्मक गुण उसके पास हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। लेकिन अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर बैठेंगे, मान लीजिए नीच राशि के हैं यहाँ पे, या आज तरह पापक ग्रहों द्वारा एफिलिक्टेड है, तो जो मैंने बताया था कि जो समर्पण के
रिलीजियस बिलीफ है जातक का, जो डिवोशन है ईश्वर के प्रति, उसके समर्पण में कमी आ जाएगी। अगर शुक्र यहाँ पे राहु या मंगल द्वारा एफ्लेक्टेड होंगे तो जातक ठीक है, रिलीजियस बिलीफ ठीक होगा, लेकिन वो भौतिक जीवन को भी भरपूर जिएगा, एक फिजिकल लाइफ को भी खूब इंजॉय करते हुए जिएगा। अगर यहाँ पे शुक्र मंगल या शुक्र राहु जैसी स्थिति युति बन जाए, शुक्र राहु की या शुक्र मंगल की, तब ऐसा जातक, क्योंकि देखिए नवम भाव से हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन वगैरह का भी विचार करते हैं। नवम भाव रिलीजन्स का है, तो जरूरी नहीं कि मेरा ही रिलीजन को मैं फॉलो करता हूँ, सभी प्रकार के रिलीजन का विचार हम पुण्य के नवम भाव से करते हैं। और आपको पता है शुक्र अगर राहु से एफ्लेक्टेड हो गया, मंगल से एफ्लेक्टेड हो गया नवम भाव में, तो ऐसा जातक दायरों को तोड़ करके आगे बढ़ जाने वाला होता है, अपनी मर्यादा को, सीमा को उठा करके आगे बढ़ जाने वाला होता है। जिसका मतलब यह है कि जातक का जो लव एंड रोमांस के कारक है शुक्र, तो जातक की जो लव लाइफ, रोमांस लाइफ हो सकती है किसी दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ हो सकती है, अंतरजातीय लोगों के साथ हो सकती है, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ हो सकती है। अब देखिए शुक्र आनंद भोग विलास के कारक है, प्लेजर के कारक है। नवम भाव क्या है? लंबी दूरी की यात्राओं का है, और तीसरा भाव क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। तो दोनों ट्रेवलिंग के एक्सिस पे, दोनों ट्रेवलिंग के स्थान को शुक्र प्रभावित कर रहा है, और शुक्र क्या है? इंजॉयमेंट के कारक है। तो ऐसे जातक को यात्रा प्रिय हो सकता है। शुक्र भोग विलास, आनंद, प्रमोद, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजॉयमेंट को, प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नवम भाव में जब बैठे हैं तो किस तरह से प्लेजर लेने की कोशिश करेंगे, लाइफ में आनंद लेने की कोशिश करेंगे, यात्राएं वगैरह करके। और अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस प्लेसेस पे यात्राएं करना, पिलग्रिमेज, दूर दराज की यात्राएं करना, ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने में बड़ा आनंद वगैरह आएगा। और चूंकि हो सकता है कि ऐसा जातक में कुछ लोग होते हैं टूर वगैरह करते रहते हैं, और चूंकि वहां के जो अनुभव होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, यहां से सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो ये हो सकता है कि ऐसा जातक ट्रेवलर हो सकता है, टूर गाइड हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने वाला हो सकता है, और वहां पे जहां भी वो विजिट कर रहा है, वहां के जो अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको वो लोगों को कम्युनिकेट करना वगैरह भी काम करे। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप देखिए यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो दूसरे देशों के कल्चर, वहाँ के बारे में जानकारी वगैरह देते हैं, दूसरे देशों के कल्चर, खान पीन, रहन सहन, उनके खान पीनों से संबंधित चीज़ें हैं, उसको लेकर के वो यूट्यूब चैनल बना करके यहाँ के लोगों को जानकारी देते हैं। तो इस तरह की भी ये एक्टिविटी शुक्र की प्लेसमेंट शो करती है, जिसमें जातक यात्राओं वगैरह का आनंद ले, ट्रेवलिंग वगैरह का इंजॉयमेंट ले, चाहे वो करियर पर्पज से हो सकता है, चाहे वो इंजॉयमेंट पर्पज से हो सकता है। अगर कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह की है तो अपने जो कहीं दार्शनिक स्थल वगैरह पे गया है, तो वहां के जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, उनको जातक शेयर कर सकता है, क्योंकि सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो जो ट्रेवलर वगैरह जो चैनल देखते हैं, फूड वगैरह चैनल आप देखते हैं, यूएस से चले गए, वहाँ का फूड कल्चर का जो उन्होंने चैनल बना लिया, वहाँ वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें, इस तरह गतिविधियां भी आप इस तरह के प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। शुक्र नवम भाव में होने का मतलब क्या है कि जिन भावों का स्वामित्व लेकर नवम भाव हो जाएंगे, वो भावों के कारकत्व, सिग्निफिकेंस को लेकर जातक भाग्यशाली रहेगा। प्लस जो शुक्र के जो डोमेन एरिया है, जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित चीजें, जो उनका कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के भी जातक जीवन में काफी भाग्यशाली रहेगा। वो चीजें जातक जीवन में आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव रहने से, मैंने बताया शुक्र राहु है, शुक्र मंगल है, तो जातक का हो सकता है लव लाइफ, रोमांस लाइफ, दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन के लोगों में हो सकता है, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तब थोड़ा सा कह लीजिए कि यहाँ पे एक चीज है, शुक्र क्या है? आमोद, प्रमोद, भोग विलास, आनंद को शो करते हैं। लेकिन नवम भाव क्या है? हाई एथिकल वैल्यूज का है, उच्च स्तरीय मोरल कंडक्ट का, हाई मोरल वैल्यूज का है। तो यहाँ पे जातक के बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं, कि जातक के अंदर एडिक्शन जैसी चीज आ जाए, पद भ्रमित हो जाए, इस तरह की चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि ये धर्म का स्थान है, नैतिक, उच्च नैतिक मूल्यों का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, अगर किसी लग्न विशेष के लिए शुक्र पॉजिटिव के नवम भाव में है, अच्छी स्थिति में, तो जातक अपने जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड सारी चीजें प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर, सत्कर्म करके, अच्छे रास्तों के माध्यम से, क्योंकि नवम भाव धर्म का है, राइट पाथ का है, तो सही रास्ते पर चलकर अच्छे काम करके प्राप्त करेगा। यहाँ पे बहकने के, गलत काम में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे शुक्र राहु है, शुक्र मंगल वगैरह है, या शुक्र नीच के हैं और अफ्लेक्टेड वगैरह है,
तब थोड़ा सा यहाँ पे जातक भटक सकता है। अगर मान लीजिए शुक्र नीच के है, राहु वगैरह पीड़ित हो जाए, तब जातक आडंबर करने वाला हो सकता है, पाखंड करने वाला हो सकता है। ऊपर से लोग दिखाए बहुत धार्मिक है, हम बहुत धार्मिक गतिविधियों में लैस हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अपने दूसरे ही गुल खिला रहा हो। जैसे बाबा राम रहीम देखिए, आसाराम बाबू देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं कि ऊपर से जो बहुत ज़्यादा अपनी रिलीजियस इमेज बनाए हुए हैं, अंदर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। ऐसा कब होगा? जब शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव हो, यहाँ पे जैसे शुक्र राहु हो जाए या शुक्र मंगल हो जाए या शुक्र नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए राहु के द्वारा, तब इस तरह की चीजें हो सकती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो भी तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर शुक्र कुंडली के नवम भाव में हो तो किस तरह का जातक को फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तभी तो नमस्कार, धन्यवाद।